नमस्कार दोस्तों, आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर चल रहा है अपने 5 चैप्टर 5। नाम है इसका इनवर्स मैट्रिक्स। और इनवर्स मैट्रिक्स की लगभग अपन सारी बातें कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। इसके इनवर्स मैट्रिक्स के अंदर अपन ने बहुत सारी बातें की हुई है कि इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है, इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का क्या तरीका होता है, ठीक है। और अपन इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के करीबन 3 मेथड पढ़ चुके हैं, ठीक है। कितने मेथड पढ़ चुके हैं? 3 मेथड। तीनों मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपन ने फॉर्मूला मेथड पढ़ा कि ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है। मैं वापस से एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ आपका कि ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। दूसरा मेथड एक क्वेश्चन किया था अपन ने जिसके अंदर प्रूफ किया था कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 4a माइनस 42i इक्वल 0। इससे ए इनवर्स निकालो। तो कैसे निकाला था कि मैंने कहा सबसे पहले जो i वाली टर्म है उसको RHS साइड पे लेके जाए तो 42i हो जाएगा। दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हैं प्लस 4 a इनवर्स इंटू a इक्वल्स टू 42i इंटू a इनवर्स। इस तरीके से ये दोनों मिलकर i बनेगा, i को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस a, ये i बनेगा तो मैं इसको 4i 42 से डिवाइड कर दूंगा तो 42 डिवाइड में इक्वल्स टू i इंटू ए इनवर्स होता है। इस तरीके से अपन ए इनवर्स निकाला था। और तीसरा मेथड होता है हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात करूं मैं तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर अपन ने सारी बातें सीखी हुई है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन कितने तरीके से लगा सकते हैं? 3 तरीके से, है ना। कौन कौन सा तरीका होता है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो से अपन इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी रो के अपन किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी रो के अंदर किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। यही काम कॉलम के अंदर भी चलता है। बस ये होता है कि मैट्रिक्स के अंदर जब भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया जाता है, रो के अंदर जब भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया जाता है, तो या तो वो रो के अंदर लगता है या फिर कॉलम के अंदर लगता है, दोनों जगह नहीं लगता, एक ही जगह हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक। किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने की बात करें, ये टॉपिक अपने सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी है और आरबीएसई बोर्ड के अंदर भी है, दोनों जगह ही ये मेथड है। तो दोनों जगह हमारे लिए बहुत काम का टॉपिक है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। किसी भी लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल पे किसी भी इक्वेशन का, तो जनरली 2 वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस by इक्वल c। ये कोई लीनियर इक्वेशन होगी इन 2 वेरिएबल। ये अगर पहली इक्वेशन ले रहा हूं तो a1 b1 और c1, क्योंकि 2 वेरिएबल की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मिनिमम कितनी इक्वेशन की आवश्यकता होती है? 2। दूसरी a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, इक्वेशन नंबर 2। अब मान लीजिए मुझे इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू निकालनी है तो देखो सबसे पहली बात, जब भी 2 लाइन को अपन सोल्व करते हैं या 2 लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो वो लाइनें कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग होती है, कोइंसाइडिंग होती है और पैरेलल होती है। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन एक दूसरे को कट करे, मतलब एक बार एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कट करेगी वहां पे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा तरीका कि दोनों लाइनें कोइंसाइडिंग हो सकती है, एक के ऊपर एक लाइन हो सकती है ऐसे केस में, ठीक है। ये दोनों लाइनें इस तरीके से बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट पर, तो ऐसे केस में कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक। और तीसरा केस होता है पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल हो सकती है जो दोनों एक दूसरे को कभी टच ना करे, मतलब क्या होगा? नो सॉल्यूशन, ठीक। अब जनरली अपन 10th क्लास में वैसे सीख चुके हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता है? a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के। और नो सॉल्यूशन कब मिलता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 की इज नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। क्लियर? ये बातें अपन वैसे 10th क्लास में कर चुके होते हैं, हाँ, और ये 10th का मेथड। लेकिन आज के दिन अपन पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के द्वारा अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करना होता है तो दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? दो मेथड। पहला मेथड होता है क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल, और दूसरा मेथड होता है मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, एक तो होता है हमारे पास क्रैमर्स रूल और दूसरा होता है हमारे पास मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, ये जो क्रैमर्स रूल है ये सीबीएसई में नहीं है, सीबीएसई वाले स्टूडेंट ना पढ़े, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई के अंदर नहीं है, लेकिन अच्छा मेथड है, सॉल्यूशन बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत स्पीड से मिलता है। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड सीबीएसई और आरबीएसई वाले दोनों स्टूडेंटों के अंदर है, सिर्फ ये सीबीएसई में नहीं है, मैं बता दूं आपको, में नहीं है। ठीक है, क्रैमर्स रूल सीबीएसई बोर्ड के अंदर नहीं है, मैट्रिक्स मेथड सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के अंदर है। ठीक है, और अपन देखो जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर, और सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इसको बोला जाता है अपने को इनकंसिस्टेंट पेयर। अब अपन बात करते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अपन दो मेथड पढ़ेंगे, क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो यही है, क्रैमर्स रूल। क्या है? क्रैमर्स रूल। ठीक, क्रैमर्स। अब क्रैमर रूल क्या बोलता है कि किसी भी वेरिएबल जो लीनियर इक्वेशन होती है इनटू वेरिएबल, उसको सोल्व करने के लिए अपने को तीन चीज निकालनी है। सबसे पहले डेल्टा, फिर डेल्टा वन, इसको बहुत सी बुक्स में डेल्टा एक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, और तीसरा डेल्टा टू, इसको बहुत सी बुक्स में डेल्टा वाई के नाम से जाना जाता है। आप भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स लिखो और डेल्टा वाई। ठीक है, हम भी इसी तरीके से लिखेंगे। डेल्टा क्या होता है यहाँ पे कि ये डिटरमिनेंट्स को दिखाता है। किसको दिखाता है? ये डिटरमिनेंट्स है ना, ये डिटरमिनेंट्स का साइन होता है वैसे तो। ठीक है, अब डिटरमिनेंट्स इसके साथ में तो एक्स वेरिएबल है ना वाई वेरिएबल है, मतलब एक्स और वाई के कोफिशिएंट से बना डिटरमिनेंट। तो a1 a2 b1 b2, मतलब अगर x और y दोनों नहीं है तो कांस्टेंट को हाइड कर लो, बचा हुआ कोएफिशिएंट क्या आएंगे? a1 a2 b1 b2, ये क्या आ जाएंगे हमारे पास? ये डिटरमिनेंट्स का आ जाएगा। ठीक, डिटरमिनेंट्स ऑफ x, डिटरमिनेंट्स ऑफ x का मतलब क्या होता है कि x वाले पार्टी को छोड़ो, इसको हाइड कर लो। इसको हाइड करने के बाद b1 b2 बचता है, c1 c2 बचता है। लेकिन b1 b2 कब आता है? बाद में। तो बाद में आता है, बाद में लिखना है b1, तो बचा क्या? c1 c2। क्लियर? और डेल्टा वाई ये, अब डेल्टा वाई वाले को क्या निकाला तो वाई वाली टर्म को हाइड कर लिया। अब वाई के पहले क्या आ रहा है? a1 a2, तो ये पहले आ रहा है इसलिए इसको पहले लिखेंगे। तो a1 a2 बचा हुआ जो c1 c2। क्लियर? ये निकल गया। अब देखो इसमें भी अपन जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या क्या केस बनते हैं। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? ये सबसे बड़ी बात कि x का मान क्या होगा। ठीक, y की वैल्यू निकालेंगे तो y का मान कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें अपने को यहीं से सीखनी। दूसरी चीज, जब अपन ये निकालेंगे डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, डिटरमिनेंट्स 1 निकालेंगे, डिटरमिनेंट्स 2 निकालेंगे, तो इनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? हो सकता है केस नंबर फर्स्ट ऐसा बने, मैं आपको सारी बातें यहीं पे क्लियर करता हूँ चलो, कि डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आ जाए? 0, और डिटरमिनेंट्स या इज नॉट इक्वल 0 आ जाए, और डिटरमिनेंट्स 1 इज नॉट इक्वल 0 एंड डिटरमिनेंट्स 2 इज नॉट इक्वल 0। ठीक, डिटरमिनेंट्स भी 0 नहीं आए और ये दोनों भी क्या नहीं आए? 0 नहीं आए। तो ऐसे केस में क्या होने वाला है? ऐसे केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर? कितना सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। केस नंबर 2 सेकंड, कि डिटरमिनेंट्स इज इक्वल 0 बट डेल्टा 1 इज नॉट इक्वल 0 और डेल्टा 2 इज नॉट इक्वल 0। तो ऐसे केस में क्या होगा? हमें इनफाइनाइट
सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। या दोनों में से कोई भी एक नॉट इक्वल जीरो रहेगा तो फिर उस केस में क्या हो जाएंगे? नो सॉल्यूशन मिलेंगे। आई बात समझ में? और हो सकता है कि तीनों ही जीरो हो जाए। केस थर्ड, डेल्टा इक्वल जीरो, डेल्टा वन इक्वल जीरो और डेल्टा टू इक्वल जीरो, तो उस केस में कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट। मतलब यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में कंसिस्टेंट पेयर होता है, बाकी इस केस में क्या होता है? इनकंसिस्टेंट पेयर। मतलब कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की डेफिनेशन क्या बनी कि अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है तो पेयर कैसा कहलाता है? कंसिस्टेंट। और किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो कैसा कहलाएगा? कंसिस्टेंट। अब बात करते हैं अपन x की वैल्यू की। किसकी बात करते हैं? x की। तो x की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है कि ये डेल्टा x से निकलेगी तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा। क्लियर? y की वैल्यू निकालेंगे तो ये y की वैल्यू जाएगी डेल्टा y अपॉन डेल्टा। इस तरीके से आप दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्रेमर्स रूल हुआ जहां पे हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व किया। इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन करते हैं अपनी बुक का, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर अपने समझ में आ गया तो आगे की सारी बातें अपन समझ जाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है आपकी आरबीएससी बोर्ड के अंदर 5.2 इसका क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, मैंने क्योंकि लगभग 6 क्वेश्चन तक तो इसके करवा दिए थे, जिसके अंदर ट्राइंगल का एरिया, लीनियरिटी, कोलिनियरिटी, इनके बारे में अपने आपको समझा दिया था मैंने। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर रूल। ठीक है, 2x + 3y = 9 और 3x - 2y = 7। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन क्या बोला है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व आउट करना है। ठीक है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपको क्रेमर रूल से इसको सोल्व करना है, तो लिखेंगे अपन बाय क्रेमर्स रूल। सबसे पहले इस मेथड से। अब देखो, इस क्रेमर रूल से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो सबसे पहली बात आपको करना है क्या क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहले आपको बताना है डेल्टा। तो डेल्टा क्या होगा जरा बताइए? डेल्टा मतलब ना तो x है ना y, तो इसका मतलब कांस्टेंट को ऐड कर दो। ये दोनों पहले हैं तो इसलिए पहले 2 3 -2। इसको सोल्व कर ले डेल्टा को, तो ये डिटरमिनेंट से इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? 2 × -2 -4 3 × 3 -9 तो -13। आपने क्या देखा कि डेल्टा इज नॉट इक्वल 0, डेल्टा का मान 0 नहीं है। फिर डेल्टा 1 निकाले, इसको या डेल्टा x बोल सकते हैं, इसको हाइड कर ले। अब ये कहाँ आ रहा है? बाद में, तो बाद में आ रहा है ना भाई, देखना भाई, इसको हाइड करने के बाद सोचना है कि कहाँ आ रहा है, ये वाली पार्टी बाद में, तो बाद वाली को बाद में लिखना है। 3 - 2 और ये तो बराबर के इक्वल है, बराबर के इक्वल जो बचता है उसको बाद में सोचना है। ठीक है, पहले x और y को निपटाते हैं। 9 को -2 से करेंगे -18, -7 को 3 से करेंगे 21, ये 9 और ये -3। क्लियर? और दूसरा डेल्टा 2 निकालेंगे, ये लो हाइड कर दिया। अब y वाले को हाइड किया। अब ये क्या आ रहा है? पहले x वाले, x के कोएफिशिएंट पहले आ रहा है तो पहले लिख दो 2 3 और बराबर के उधर तो जो बाद में बचता है 9 और 7। 9 को 7 से किया, 2 को 7 से किया 14 और ये 27। सोल्व करेंगे -13। ठीक है, आपने क्या देखा कि हियर डेल्टा 1 इज नॉट इक्वल 0, डेल्टा 2 इज नॉट इक्वल 0 एंड डेल्टा इज नॉट इक्वल 0। सो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज यूनिक। इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? यूनिक होंगे। और पेयर कैसा होगा? कंसिस्टेंट। ये तो मैंने आपको कंसिस्टेंसी के बारे में बता दिया और सॉल्यूशन के बारे में बता दिया कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या कितने सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मान लीजिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो x इक्वल क्या होता है? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 - 39 देख लीजिए, और डेल्टा -13 सोल्व करेंगे 3 और y इक्वल डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा -13 अपॉन -13 = 1। इस तरीके से आंसर है। तो जिस तरीके से आपने 2 × 2 का
लीनियर इक्वेशन को सोल्व किया या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व किया, सेम टू सेम वहां पे भी क्या करना होगा आपको 3 × 3 के लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना होगा। बस वहां पे क्या होगा, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा 3/डेल्टा, और इस तरीके से अपन जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे 3 इक्वेशन होगी, 3 वेरिएबल होंगे, तो इसलिए अपन वहां पे इस तरीके से सोल्व करेंगे। फिर भी अपन कल इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि 3 × 3 के डिटरमिनेंट्स को इसी मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है, और वहां पे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को सोल्व करेंगे क्रेमर्स रूल से, और फिर मैट्रिक्स मेथड की बातें करेंगे। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके, देन नेक्स्ट मीटिंग।